अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, अब्दुल्ला हमा के साथ। हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी। और अगर आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अली रहमान खान कब शादी कर रहे हैं, ये भी हम उनसे जान लेंगे। किससे शादी कर रहे हैं, ये भी हम उनसे जान लेंगे। इसके अलावा कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या क्या होगा, लेकिन ये सब सवाल हो जाएंगे, डोंट वरी। ऑल्दो वी डोंट रियली डू दैट। आपको पता है, आप शायद थोड़ा सा खौफजदा हो रहे हैं कि ये क्यों पूछेंगे, तो ऐसी बातें करते ही नहीं है। लेकिन वी आर मेकिंग एन एक्सेप्शन। अली रहमान आपको इतने पसंद है और हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो हमने कहा क्यों ना फ्री बातें कर ही ली जाए। एंड ऑफ द ईयर चल रहा है वैसे ही। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें हमने करनी है। हमने आपको थोड़ा सा एक स्नैपशॉट तो बता ही दिया शुरू में, लेकिन कुछ खूबसूरत विजुअल्स भी आपको दिखाने हैं। पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई शहरों में धुंध ही धुंध है। भाई सुबह मैंने न्यूज़ देखी थी तो मोटरवे बंद थी। आई डोंट नो अभी क्या स्टेटस है, लेकिन जो भी लेटेस्ट स्टेटस होगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो इन केस यू ड्राइविंग ऑन मोटरवे, बी वेरी केयरफुल। एब्सोल्युटली। बल्कि एनीवे पूरे पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, आपको जल्दी से बता दें, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज के दौरान पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पेशावर डिवीजन में रात और सुबह के औकात में धुंध का इम्कान है। कराची में 2 दिन से चलने वाली ठंडी हवाओं में कमी थोड़ी सी आ गई है, मगर हम आपको लिए चलते हैं थोड़ी देर को नथिया गली। वाह वाह वाह, आप भी हमारा शुक्र करेंगे कि हमने आपको ये चीज़ दिखाई है। ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ये जो देख के ना, ये सारा नथिया गली की जो ड्राइव थी, देख के मुझे चुप सी लग गई है। कभी कभार जिंदगी में आपके साथ ये होता है कि आप कहीं बैठे होते हैं और कोई और जगह देखते हैं और आप अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं इधर क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो मेरे साथ ये वो मोमेंट था कि वो देख के मुझे लग रहा था कि I should have been there. लेकिन for people living in इस्लामाबाद, लाहौर और इसके अतराफ में आपके लिए तो नथिया गली एक्सेस करना और ज़्यादा आसान है। कहीं की फ्लाइट नहीं पकड़नी है, सो चाहिए अब्दुल्ला when you are closer, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद अच्छा, I've been living all my life in Lahore and I didn't get a chance to see snowfall ever. There you go. मतलब मैं इस्लामाबाद में पूरी जिंदगी गुजारी है और मैंने बर्फ वगैरह देखी हुई है, लेकिन कभी कभार चीजें आपके इतने एक्सेस में होती हैं कि आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो भाई कहीं भी है, कभी भी चले जाएंगे। And then you miss it. Then you end up moving to Karachi and all of this. Let us not go there. अभी हम आगे बढ़ेंगे। Yes, एक बयान वज़ीर साहब का, वफाकी वज़ीर साहब का, जो बड़ा परेशान कर रहा है। शहरियार आफरीदी साहब का, वज़ीर ममलिकत हैं। उन्होंने कहा कि 75% बच्चियाँ जो इस्लामाबाद के करता धरता हैं, वो हम उन्हें यही कहेंगे, इस्लामाबाद में कैपिटल में एक ड्रग है आइस, उसकी एडिक्शन में मुब्तला हैं और 45% बच्चे उसके एडिक्शन में मुब्तला हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं इस्लामाबाद जाऊं और मैं सड़कों पे जाऊं या किसी क्लासरूम में जाऊं किसी गेस्ट एज अ गेस्ट लेक्चरर, तो मैं क्या सोचूंगा कि 75% अगर 10 बच्चियां बैठी हुई हैं तो उनमें से 7 बच्चियां एडिक्शन में मुब्तला हैं। I'm just terrified. This claim I would say needs to be investigated because obviously जब आप मिलते हैं, इस्लामाबाद में रहायशी लोग हैं, आप इस्लामाबाद के हैं, आप जब लोगों से मिलते हैं आपको थोड़ा सा तो सेंस हो ही जाता है ना कि किस नौयत की इमरजेंसी है। अच्छा, हमारी 75% ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, आई एम नॉट श्योर, बट anyway, हम तो परेशान हैं। हुमा ने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट किया है, जाहिर है कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है। वालिदैन की नींदें भी उड़ गई हैं। एब्सोल्युटली। एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि कहा क्या गया। शहरियार आफरीदी का कहना था कि इस्लामाबाद के स्कूलों में 75% स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स और 45 यानी 45% तालिब इल्म जो मेल स्टूडेंट्स हैं मंशियात के आदी हैं और ये अपने बैग्स में, यानी अपना स्कूल बैग जो होता है उसमें क्रिस्टल आइस का नशा लिए घूम रहे हैं। आई डोंट नो हाउ दो। और ये खबरें तो आती रही कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में नशा फरोख्त हो रहा है, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं ये किसी को नहीं पता था और किसी ने सोचा भी नहीं था। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं, अहमद सुभान ने बनाई है। लेट्स वॉच दैट और फिर इस पे बात करते हैं। यार आफरीदी का बुलंदो बांग चशम कुशा, हिला देने वाला, दहला देने वाला दावा। कहा कि इस्लामाबाद के बड़े नामी ग्रामी तालीमी इदारों का सर्वे कराया गया। 75% तालबात और 45% तलबा आइस क्रिस्टल का नशा करते हैं। ये आइस क्रिस्टल एक टॉफी की तरह है, वालिदैन को पता भी नहीं चलता। अब इन्हें आंखें खुली रखना होंगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का ये तहलका खेज इंकशाफ सामने आया इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक तकरीब में। एक सर्वे जो इस्लामाबाद के टॉप नॉच स्कूल्स का किया गया, 75% बच्चियां वो क्रिस्टल राइस यूज करती, 45% बच्चे यूज करते हैं क्रिस्टल आइस को। स्वीट्स रैपर्स प्रॉपर तरीके बड़े बड़े स्कूलों में कैंटीन में बिक रही, माँ बाप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे के पास स्वीट्स हैं। वजीर मौसूफ की बात मान ली जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत का बच्चा मंशियात का आदी है।
यानी वफाकी दारुल-हुकूमत मंशियात की सबसे बड़ी मंडी है, जहां बच्चे रोजाना हजारों रुपए के मोल मिलने वाली आइस क्रिस्टल हेरोइन की टॉफी इस्तेमाल करते हैं। यानी यहां अरबों रुपए का रोजाना मंशियात का धंधा होता है। यानी सब होता है वजीर मुमलिकत की नाक के ऐन नीचे। तो क्या वजीर मौसूफ के इदारे सो रहे हैं? एंटी नारकोटिक्स फोर्स, पुलिस, हसास इदारे मंशियात फरोशी में मुलविस हैं या सहूलतकार? वजीर मौसूफ का बयान इनके मातहत हर इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ड्रग्स बेचने वाले और ये बच्चों की इज्जतों से खेलने वाले और ये जो समझे बैठे हैं इदारों के अंदर कि मुझ पे तो कानून लागू ही नहीं होता, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो आईजी साहब, क्रैक डाउन तो बाहर हो रहा है, अंदर भी मैसिव क्रैक डाउन बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अंदर हो, चाहे वो CDA के अंदर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पुलिस के अंदर हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर हो, वो तमाम लोग, और चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, जो इनके साथ मिले हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह हमने इबरत बनाना है। वफाकी दारुल-हुकूमत में लगभग 2500 से ज्यादा स्कूल हैं, जहां लगभग 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। यानी अगर वजीर मौसूफ की बात मान ली जाए तो 2 से 2.5 लाख बच्चे मंशियात के आदी हैं और रोजाना नशा करते हैं, और वो भी आइस क्रिस्टल हेरोइन, जिसकी कीमत 2000 रुपए फी ग्राम है। यानी एक बार भी खरीदे तो 40 करोड़ रुपए का कारोबार, यानी अरबों रुपए की मार्केट। तो फिर जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है कि वजीर मौसूफ बता रहे हैं या बच्चों और वालिदैन को स्कूलों से डरा रहे हैं। इतने बड़े दावे से पहले वजीर मुमलिकत ने कितने अहम इजलास किए, कितने अहम फैसले किए, कितनी अहम ब्रीफिंग्स ली और दी, कितने इदारों के सरबराहान को निकाला, कितने मुकदमात इदारों के अंदर बैठे अफसरान पर दर्ज किए, और सबसे अहम सवाल, क्या वजीर मौसूफ ने इस बयान से पहले कोई तस्दीक भी की? कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ अहमद सुबहान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। भाई एक कुछ और बातें हैं जिसपे हम बड़े हैरान और परेशान हैं कि कैंटीन में नशा बिक रहा है। मतलब ऑनेस्टली आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं कैंटीन पे जाऊं और कहूं जी चाचा 2 समोसे और 2 ये आइस पैक्स दे देना। इस तरह कहाँ होता है? आई डोंट नो। एटलीस्ट अब्दुल्ला हमारे टाइम पे, क्यों हंस रहे हो? हमारे टाइम पे तो ये नहीं हो रहा। पता नहीं, मे बी द टाइम्स हैव चेंज्ड। पाकिस्तान में नशा आवर अशिया के इस्तेमाल, इसके इलाज और मसाइल पर डॉक्टर सदाकत अली कई बरसों से काम कर रहे हैं। रिसर्च है उनकी, और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने वजीर मुमलिकत के इस बयान पर कि इस्लामाबाद के स्कूलों में 75% फीमेल स्टूडेंट्स और 45% मेल स्टूडेंट्स नशा करते हैं, अपनी राय दी। उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अहमकाना बात है और इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसे अदादो शुमार में कोई हकीकत हो, और इसके करीब तरीन भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल जो कहते हैं कि जो कोई ऐसा बंदा बात कर रहा है जिसको कोई पता नहीं है इस हवाले से कि ड्रग्स का मसला पाकिस्तान में कितना है और उसकी नेचर क्या है, ड्रग्स की वैरायटी क्या है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उनको किसने बताया है कि ऐसा कहीं इस्लामाबाद के स्कूलों में हो रहा है। ऐसा तो न्यूयॉर्क के जो बहुत ही बदनामे ज़माना जो तालीमी दरसगाहें हैं वहाँ भी नहीं होता, तो पाकिस्तान में ऐसा कहाँ होगा। लेकिन ये परसेंटेज किसी तरह भी कोई 10% से ऊपर नहीं जाती उन जगहों पे भी जो बहुत बदनाम है। अच्छा, इस पे एक नाम नेहाद NGO ने नाम नेहाद सर्वे किया था, जिसके बाद कुछ इस तरह के हॉरिफाइंग हक़ाइक़ सामने आए थे, जिस पे सेनेट में बहस भी हुई और उन हक़ाइक़ को मुस्तरद कर दिया गया था। तो ऑलरेडी अगर सेनेट कुछ हक़ाइक़ को मुस्तरद कर चुकी है, फिर भी वज़ीर मुमलिकत साहब इसरार कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। बात ये बनती है कि आप अपनी सोर्स पहले तो कोट कर दें कि आप हाउ डिड यू रीच दिस फिगर। हम ये नहीं कह रहे कि कोई ड्रग्स का मसला नहीं है, डेफिनेटली है और डेफिनेटली होगा भी, लेकिन 75%, 45%, मतलब दीज आर फिगर्स, और फिगर्स तब आते हैं जब एक पूरी प्रॉपर रिसर्च हुई हो, स्टैट्स निकाले हो, उसमें से आपने पता किया हो। हमें इस किस्म की कोई बैकग्राउंड और इससे एक केओस पैदा होता है उन तमाम वालिदैन में जिनके बच्चे इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं। मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर फौजिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल इन्हीं से बात कर लेते हैं। बिल्कुल इनसे पहले बात डॉक्टर फौजिया, थैंक यू सो मच। दिस इज अ वेरी बड़े हम परेशान हो गए हैं स्टैट्स ये सुन के। आप ऑब्वियसली इस्लामाबाद में रहती हैं, आप बहुत ऐसा समाजी काम भी करती हैं, यू आर वेरी फेमिलियर एंड अवेयर कि वहाँ क्या हो रहा होता है। ये बताइएगा कि आपको मिनिस्टर शहरियार अफरीदी के ये क्लेम्स कैसे लगे कि स्टूडेंट्स जो हैं, फीमेल स्टूडेंट्स इन इस्लामाबाद 75% नशा कर रही हैं और बच्चे भी 45%? नहीं, मुझे बहुत हैरत हुई थी क्योंकि फ़िगर्स बहुत ज़्यादा लग रही हैं। मैं एक रिसर्च हूँ हुमा, तो मैं तो ज़ाहिर सोर्सेस को देखती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि किस किस्म का सर्वे है। बाहर सूरत एक ये रविश है ना, एहतसाब वाली रविश, तो हो सकता है उसमें ये ज़्यादा बैठ रहा हो, लेकिन
एक अलार्म कर देना इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके साथ ही मैं समझती हूँ जो बहस है वो ज़्यादा सॉल्यूशंस पे आनी चाहिए। जो इंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की, इस वक्त तो उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती यूनिवर्सिटी के अलावा, जो स्पोर्ट्स हैं, मेरे ख्याल है उस डायरेक्शन में ज़्यादा जाना चाहिए। मेरे नहीं ख्याल कि 75% जो है वो एविडेंस शायद निकाल सकें। हाँ, कुछ परसेंटेज ज़रूर होगी। और ये जो इस पहले जो है ना गरीबों में आया करता था ये ट्रेंड, 80s में हमने देखा मंशियात का, आजकल एलीट में आ रहा है और ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कॉमन है। तो इससे इनकार नहीं हम कर सकते कि ट्रेंड आ रहा है। परसेंटेजेस जो मुझे लगा थोड़ी सी मुझे ज़्यादा ही लगी, वो 75% नहीं मान सकती। हमने एक और मेहमान को भी मुतारिफ कराना है और साबिक़ आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया ताहिर साहब। ताहिर साहब, आप भी इस्लामाबाद के आईजी रहे हैं, आपके इल्म में कभी ये बात आई अगर अब इतनी परसेंटेजेस बढ़ चुकी हैं तो वज़ीर ममलिकत के मुताबिक तो ज़ाहिर है ये मसला काफ़ी अरसा पहले ही शुरू हुआ होगा, आपके इल्म में कभी ये बात आई कि इस तरह कैंटीनों और स्कूलों में और कॉलेजों में नशा बिक रहा है और स्टूडेंट्स कर रहे हैं? मेरे इल्म में सिर्फ एक मरतबा एक खातून आई थी जिन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे बताते हैं कि कुछ बच्चे हैं, 1-2 लड़के हैं, वो भी एलीट स्कूल की बात थी, वो पानी की मिनरल वाटर की बोतल में वाइट कलर की जो पानी के कलर की वोडका शराब होती है वो लेके आते हैं और वो पीते हैं। तो हमने उस्ताद वगैरह से रब्ता किया, बच्चों के वालिदैन से रब्ता कायम किया। इसके अलावा ये बातें सुनी तो बहुत कि जी नशा करते हैं बच्चे, इस तरह की टेबलेट्स नामी टेबलेट्स खाते हैं या आइस के मुतालिक भी, लेकिन कोई अमली तौर पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। और वैसे भी स्कूल में या क्लास में आइस को इस्तेमाल करना, आइस को, वो उसके लिए हुक्का चाहिए, हुक्का चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बहरहाल अगर कोई बच्चा ये करेगा तो बात छुप ही नहीं रह सकती, कि नशा छुप कर नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि जैसे कि डॉक्टर सदाकत साहब कह रहे थे कि वज़ीर मौसूफ को पता नहीं किस तरह से फिगर उन्होंने ले लिए, उन्हें कोई रेफरेंस, कोई सोर्स बताना चाहिए था इस फिगर्स का। और जब बच्चे नशा करते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े के बहुत से वाक़यात होते हैं, और लड़ाई झगड़े के जब वाक़यात हों तो फिर पुलिस के इल्म में भी आते हैं। तो हमने देखा है कि इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े के वाक़यात नहीं स्कूलों कॉलेजों में हुए नशे की वजह से। तो डेफिनेटली ये लत जो है नशे डॉक्टर फौजिया आपसे भी मैं कहूँगी, और ताहिर आलम खान साहब आप भी जो बता रहे हैं कि बड़ा नॉर्मल सिचुएशन है। देखिए, एक तो एविडेंस भी नहीं है कि कोई स्टूडेंट्स कर रहे हो स्कूलों में, और उसके बाद इट्स नॉट एन आइसोलेटेड थिंग, इसके इर्द गिर्द भी बहुत चीज़ें होती हैं, रवैये बदल जाते हैं, एटीट्यूड्स, लड़ाइयाँ जो आप कह रहे हैं, अमन है, मतलब इस किस्म की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। डॉक्टर फौजिया आपसे मैं पूछूंगी, फिर भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये शहरियार आफरीदी साहब ने क्यों ये फिगर्स कह दिए। डॉक्टर फौजिया, इन योर एक्सपीरियंस, एक तो वो स्मोक टाइप से अगर आप कर रहे हैं तो शायद आप बिल्कुल छुपा नहीं सकते, कोई और भी ऐसा तरीका है टॉफियों के तरीके से कि बच्चे कर भी लें और पता भी ना चले, ऐसा हो सकता है? देखिए, हो तो सकता है कि पता ना चले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप स्मोक करते हैं वो नाक के ज़रिए आप लेते हैं, ये वो मैं समझती हूँ कि ना इस एक्सट्रीम पे जाना चाहिए ना उस एक्सट्रीम पे जाना चाहिए। अगर ये एक्सट्रीम है तो वो थरथल्ली सी मचा देना और एक अटैक की फॉर्म में लेकर आना, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, और ना ही टोटल डिनाइल अप्रोप्रिएट है। मैं ये कह रही हूँ कि इशू ज़रूर है, और एलीट क्लास में मैं समझती हूँ इस वक्त ज़्यादा इशू है, और ये छुप के पी भी सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसका बहाना लेके और एक अजीब किस्म का अनरेस्ट फैलाएं, ना ही आपको टोटली डिनाई करना चाहिए। मैं समझती हूँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट चीज़ें टोटली डिनाई भी नहीं करना चाहिए, और हेल्थी चीज़ें, एक केओस भी नहीं फैलाना चाहिए, इस पे जरा गौर करना चाहिए। ताहिर आलम खान साहब, एक नशा आइस वगैरह का तो हमें पता नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं और कभी सुना ही था, बस अभी भी सुन ही रहे हैं। लेकिन एक और नशा जो हमने एक्सपीरियंस लोगों को करते हुए देखा है और हमें लग रहा है कि अब नंबर ऑफ पीपल डूइंग हैश हैज़ इंक्रीज्ड, तो उसकी भी रोकथाम के लिए कुछ होना चाहिए। और दूसरी बात ये पर डोज अगर आइस की बात की जाए तो 2000 रुपए की डोज है। इतने पैसे होते हैं बच्चे के पास हर रोज या हर दूसरे दिन कि वो इतना महंगा नशा खरीद सके और कर सके? डेफिनेटली जो अमीर बच्चे भी हैं उनके वालिदैन भी अपने बच्चे को हर रोज़ 2000 रुपया तो नहीं देंगे, और बड़ा मुश्किल है कि रोज़ाना ये इस किस्म का हो। इसके लिए तो फिर वही हम देखते हैं कि फिर जुराइम करेंगे बच्चे, लेकिन हमें इस किस्म के बच्चे जो हैं चोरी चकारी के जराइम में भी कम नज़र आते हैं। कि हम ये कहें कि डकैती की और अमीर लोग थे, अमूमन गरीब गुरबा
जो यंगस्टर्स है वो ज़्यादातर चोरी चकारी या स्ट्रीट क्राइम में नज़र आता है। अमीर बच्चे कभी कभार ज़रूर ऐसा हुआ कि हम देखते हैं कि कोई बड़े घर का बच्चा किसी चोरी डकैती में शामिल हुआ, लेकिन अमूमन अमीर कम होते हैं। तो नशे के लिए पैसे चाहिए और वालिदैन इतने पैसे हरगिज़ नहीं देंगे। इनफैक्ट इसमें ये जो नशा है नौजवानों में, ये अमूमन पार्टीज़ में है और हमें ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि इस्लामाबाद जैसे शहर में पार्टीज़ की तादाद भी बढ़ रही है और पार्टीज़ में यंगस्टर्स जो हैं इस किस्म का नशा भी करते हैं, आइस भी करते हैं, कोक भी लेते हैं और ई टेबलेट नामी कोई टेबलेट है जिसे खा के वो नाचते ही रहते हैं। तो ये पार्टीज़ को वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इस किस्म की पार्टीज़ में भेजने से इज्तनाब करें और डेफिनेटली इसमें पुलिस का भी फ़र्ज बनता है कि इस किस्म की पार्टीज़ ना होने दें। बिल्कुल, मतलब वो ताहिर आलम खान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सर्वेलेंस जरूर होनी चाहिए एज मच फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, मतलब वालिदैन भी नजर रखें फिर बच्चों पे, एज मच फ्रॉम द अथॉरिटी। डॉक्टर फौजिया सईद, आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि स्टैट्स की हम बात कर रहे थे 75%, आई एम सॉरी वी स्टिल कम बैक, क्योंकि एक मिनिस्टर लेवल पे एक मिनिस्टर अगर इस किस्म की स्टेटमेंट दे दे जहाँ फिगर्स भी कहे गए हों 75%, 45%, तो जब तक हम उस फिगर को नहीं देखेंगे हम उसका इलाज भी नहीं कर सकते। इफ़ वी नो 75% सीम्स लाइक इट इज़ एन एपिडेमिक, तो अगर ये सही फिगर नहीं है तो शायद हमें इतनी इमरजेंसी की फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है इसको ज़रा ज़्यादा तफसील में देखना चाहिए, मगर मैं ये थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगी जो पिछला रिस्पांस आया कि आप पार्टीज़ के पीछे पड़ जाएं। बच्चों को पहले कोई खुशी की चीज़ नहीं नसीब इस मुल्क में। अब पार्टीज़ का कसूर नहीं है, जिन्होंने करनी होती है ना वो कैंटीन के पिछले वाले किसी खामोश कमरे में भी बैठ के कर लेते हैं, घरों में भी बैठ के कर लेते हैं। हमारे यहाँ के रिवाज है कि ज़रा भी डिसिप्लिन करना हो तो जहाँ पर भी कोई सेलिब्रेशन कोई खुशी हो पहले उसको स्टॉम्प करते हैं। मेरा ख्याल है तरबियत की बात है हुमा, ये जिस तरह पहले भी एक ये गैदरिंग्स जो होती हैं, खुशी की बात जहाँ होती है, जहाँ म्यूज़िक होता है, उसके साथ हमेशा एसोसिएट किया जाता है इन चीज़ों को, ये बहुत बुरी बात है। इस तरह से अपने क्रिएटिव आर्ट्स को या अपनी क्रिएटिव स्पेसेस को स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। अगर नशा है भी तो आप तरबियत ठीक करें। आप जो जिस तरह से बातें हो रही थी कि कहाँ से बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो सकते हैं वालिदैन, इसमें आपने बिल्कुल ठीक बात की। डॉक्टर फौजिया और ताहिर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारा मसला ये कि हम कोई बुराई देखते हैं तो एक ब्लैंकेट बैन लगाने की तरह किसी भी चीज़ को, जैसे कि अभी यहाँ बात हो रही थी, तो ब्लैंकेट बैन से मसला हल नहीं होता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम किरदार कौन अदा कर सकता है? वालिदैन। आपको बच्चे की शक्ल देख के पता लग जाना चाहिए कि इसने कोई नशा किया है। आप माँ हैं, आप बचपन से देख रही हैं, आपने अपने हाथों में उसे बड़ा किया। कोई डिफरेंस बच्चे में होगा तो सबसे पहले तो आपको पता चलेगा। सो डोंट शाई अवे फ्रॉम इट। अगर आपको कुछ नजर आ रहा है कि बच्चा बड़ा मुख्तलिफ किस्म का स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है तो इधर उधर ना आप छुप ना जाएं या फिर उसको सीरियस लें कि क्या हुआ क्या है। इट कुड बी समथिंग वेरी डिफरेंट देन ड्रग प्रॉब्लम, बट एनीवे इट कुड बी डिप्रेशन, एंजाइटी और इवन ड्रग्स एज़ वेल, कुछ भी हो सकता है। वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं। हम जरा जरदारी साहब की बात करेंगे जो बड़े खुद तो बयानात जिस किस्म के दे रहे थे, बड़े कन्फ्रंटेशनल मोड में लग रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि हालात कुछ ठीक नहीं। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि हुकूमत ने आसिफ जरदारी के खिलाफ आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत रेफरेंस लाने का ऐलान कर दिया है और साबिक सदर के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने आसिफ जरदारी के अमरीका में फ्लैट की मलकियत का दावा किया है। ये भी कहा गया है कि साबिक सदर ने फ्लैट गोशवारों में जाहिर नहीं किया था। पार्टी ने रेफरेंस दायर करने के जिम्मेदारी कराची में पीटीआई के सदर खुर्रम शेर जमान को सौंपी है। पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जरदारी साहब जो हैं वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमने अपनी जो सिंध पार्टी है और खुर्रम शेर जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस लाने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी ने भी सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने अपने बच्चे छुपाए हुए तो ज़्यादा मुनासिब है कि मैं आगे जाऊं, लेकिन बहरहाल हम अपना जवाब तो दे देंगे जो भी इलेक्शन कमीशन में अदालत में, लेकिन मुझे नहीं पता वो बच्चों का जवाब। इस बात का एतराफ़ है
कि JIT ने भरपूर कोशिश करने के बाद भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद इकट्ठा नहीं कर पाए, और चूँकि वो शवाहिद इकट्ठा नहीं कर पाए, ये अपनी आवाम में फेस सेविंग के लिए एक नए इल्ज़ाम को लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत है नहीं। नई सूरत हाल पर गौर के लिए गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात के हवाले से सियासी और कानूनी हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहनुमाओं को हुकूमत के मुबैना सियासी इंतकाम का हर सतह पर मुकाबला करने की हिदायत कर दी है। इसी पर बात करें, दरअसल प्लान है क्या पीपल्स पार्टी में भी सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है या कुछ और ऑल्टरनेटिव इरादा है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जरदारी साहब के खिलाफ इस बार हुकूमत ने खुद ऐलान कर दिया रेफरेंस दायर करने का, तो ये तो इस्टेब्लिश हो गया है। इस नई कानूनी मुश्किल का सामना भी अदालतों में करेंगे आप लोग या फिर इसे सियासी जंग बनाएंगे? ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है या ये जो केस बनाया जा रहा है, हम चैलेंज करते हैं आप लाएं, अदालत में लाएं, और हम साथ दरख्वास्त करेंगे उसी अदालत में कि वो जो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 62(1)F की डिस्क्वालिफिकेशन की पटिशन की हुई है, जिसमें इंसानी असासे वज़ीर आज़म ने छुपाए, यानी अपनी बीवी बच्चों की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की, जो सारी दुनिया जानती हैं कि उनके लख्ते जिगर हैं वो, तो हम वो असासे भी मांगेंगे कि वो भी वज़ीर आज़म ने छुपाए हैं तो उन पर भी 62(1)F लगाएं। तो आए मैदान में उतरें और हम इन झूठे केसेस का मुकाबला भी करेंगे। हमारे जहन के मुताबिक, हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत इस वक्त बुखलाहट में है। ये हर लम्हा ये कोशिश कर रही है कि अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं उनकी लीडरशिप को हम सफ़ाए हस्ती से मिटा दें और उसके बाद हम गफलत से भरी नींद से जो हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन ये ख्वाब इनका चकनाचूर हो। कुरैशी साहब, इस बार आर्टिकल 62-63 तक बात जाने का कहा जा रहा है, इसका मतलब है ताहयात नाअहली। अगर जरदारी साहब इसकी जद में आ गए तो पार्टी के लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी? देखिए, अहमकों की जन्नत में रहने वाले ऐसी ताहयात नाअहलियों की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताहयात नाअहलियों से नहीं डरती, हमारी क़यादत नहीं डरती। आपने हमें फांसी के फंदे पे तख्ता दार से लटका दिया, हम नहीं डरे। हमारी क़यादत को रावलपिंडी की गलियों में शहीद कर दिया, हम नहीं डरे। तो हम 11 साल पाबंदे सलासल रहे, जाली सैफ-उर-रहमान के केसों से लेके हमने हर किस्म के जाली केसों का मुकाबला किया और अल्लाह ताला के फजल से और आवाम की कुव्वत से बाइज़्ज़त बरी हुए। तो ये भी जो है पपेट सरकार जो है, डोंकी राजा सरकार, ये भी अपना जोर आजमा ले, क्योंकि यही नून होगा और यही फवाद चौधरी होगा और यही आजम सवाद। अच्छा कुरैशी साहब, ये भी बताइएगा कि पिछले चंद दिनों से हमने नोटिस किया जरदारी साहब बड़े गरज रहे हैं लेकिन बिलावल भुट्टो खामोश हैं, तो ये गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन खेल रहे हैं। वो इस जारहाना पॉलिसी में बिलावल अपने वालिद के शाना बशाना क्यों नजर नहीं आ रहे? हम ये समझते हैं कि ये भी एक मवाजना करना दुरुस्त नहीं है। अभी गिलगित बल्दिस्तान में बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे किए और वहाँ वो गरजे और बरसे, और यही वजह है जब वो गरजे और बरसे तो उनको भी नैब का एक लव लेटर भेज दिया गया जो कि हुकूमत के ईमा पे भेजा गया। और फिर सखर के अंदर जो हमारी यौम तासीस थी उसके मौके पर भी बिलावल साहब भी गरजे और बरसे और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने भी वाशगाफ अंदाज में हुकूमत पर तनकीद की। मसला ये है कि जब हम इनकी नाअहली बेनकाब करते हैं, जब हम इनकी जो है इनकॉम्पिटेंस आवाम के सामने रखते हैं और आवाम के इश्यूज़ की बात करते हैं, किसान को बर्बाद कर दिया, मईशत को रुला दिया इन्होंने, कशकोल उठा लिया इन्होंने, और उसके बाद फर्टिलाइज़र का बहरान, LNG का बहरान, डॉलर की जो मैनिपुलेशन की है, और वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद 62-63 का शिकार होने वाला है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना कहता है मैंने बता दिया था कि हम डॉलर को मैनिपुलेट हैं, वज़ीर आज़म कहता है मैंने टीवी पे पढ़ा। बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अगर हम पे कार्रवाई का इरादा है और हम पर ये सिलसिला शुरू हुआ तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे।
जनाब, आप बिल आखिर जिसका इंतजार था वो मेहमान यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा है। कल सोशल मीडिया वाज फ्लडेड कि भाई अली रहमान खान इज ऑल सेट टू टाई द नॉट। किससे? ये बड़ा अहम सवाल है। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। और ये डिसीजन कैसे हुआ? अली रहमान खान इज सिटिंग विद अस। अली, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। तैयारी मुकम्मल है? यही तो मेरा ख्याल है निकाह पढ़वा लेते हैं। जी बस यही प्लान था। एक्चुअली निकल आया बहुत जल्दी। प्लान इस तरह नहीं किया हुआ था, मगर आपको पता ना सोशल मीडिया का कैसी एक चीज है। मुझे लग रहा है आप इंस्पायर हुए तमाम शादियों से जो इंडिया में हुई हैं। आपको पता है रीसेंट बॉलीवुड वेडिंग्स। मैं तो इंतजार कर रहा था कि उनका जो सारा जो हलबलू है ना कि थोड़ा बैड जाए, ताकि सारी अटेंशन सारी इंपॉर्टेंस जो है वो आप पे जाए। मगर हुआ ये कि आई थिंक सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट निकली, उन्होंने फिर आइडेंटिफाई किया कि भाई आपने अंगूठी से अंगूठी पहनी हुई थी ना, ये मंगनी की अंगूठी है। अच्छा, अंगूठी मतलब ये शेरवानी तो तैयारी प्रॉपर है। और लेकिन आज शादी नहीं है, लेकिन बिल्कुल लग ऐसा ही रहा है कि जैसे आज ही हो जाएगी। तो आप हमें क्या बताएंगे भी? कुछ रिवील करें, कुछ मिस्ट्री है, कुछ आप किससे शादी कर रहे हैं? कब मुलाकात हुई, किससे शादी हो रही है? मुलाकात इंडस्ट्री से ताल्लुक है खातून का। सबसे अहम सवाल तो मेरी बेगम ने भी मुझसे ये किया, किसी एक्ट्रेस से शादी कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं यार, सुबह पूछूंगा। जब से ये पिक्चर सर्कुलेट हुई है तो सोशल मीडिया पे एक फ्रेंजी बनी हुई है। मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे फैमिली जितनी भी है सब मुझे कॉल्स कर रही है कि आपने बताया नहीं। मैंने एक्चुअली बहुत सीक्रेटिव रखा हुआ था। मैं चाह नहीं रहा था कि इस तरह बात निकले। मैं एक बहुत तरीके से लोगों को बताना चाह रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना, सम ऑफ द वॉइसेस ऑफ सोशल मीडिया के वो निकल आते हैं। निकल आई वो कोई एक पिक्चर आइडेंटिफाई हुई जिसमें रिंग पहनी हुई थी। लोगों ने पुट 2 and 2 टुगेदर और एकदम से एक वो बन गया। फिर एकदम से मुझे फ़ोन आना शुरू हुए। हमारी मुलाकात कुछ 6-7 महीने पहले हुई थी एंड वही फैमिली के थ्रू हमारी मुलाकात हुई है। अली इज सच अ फाइन एक्टर बाय द वे, मतलब कि ऑब्वियसली हम इनको स्क्रीन पे तो देखते ही रहे हैं और अभी भी माशाल्लाह जिस तरह आप बातें कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि व्हेन ही डिसाइडेड दैट ही इज गेटिंग मैरिड, ही वांटेड टू कम टू अस एंड रिवील। तो लिहाजा व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू एक्चुअली लुक्ड फॉर in this person, whatever, whosoever is getting married, you are getting married to? क्या 3 चीजें थी जो आपने सोचा कि हाँ बस अब ये है? बस I wasn't looking for anything. बस मुलाकात हुई, we clicked, और आपको पता ना पर्सनालिटीज मैच्ड और एक दफा आप when you find someone interesting तो फिर एकदम से मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो गया। अब आप हमें नाम बता दें, कुछ बता दें, कुछ दिखा दें। क्या तस्वीर है आपके पास कोई? नहीं तस्वीर नहीं, I've actually done better than that. मैं उनको साथ पे लेके आया। नहीं कि हम आज मुलाकात भी कर लेंगे, आज मुलाकात लेके आएंगे। भाई दुल्हन को लाया जाए। Are you serious? Ali, this has never happened on our show. I swear. I just thought this is the first time. हुमा तो अपनी शादी में कभी डोली में नहीं बैठा। डोली देखी नहीं है। अब्दुल्ला, प्लीज you gotta go and see what's going on. हम यहाँ से बैठ के वेलकम करेंगे। करते हैं नई भाभी को। भाभी वेलकम। समझ नहीं आ रही कि किस तरह ग्रीट करना है भाई। मेरा ख्याल है पर्दा शर्दा भाभी खुद ही निकलेंगी, पर्दा शर्दा उठाते हैं। मेरा ख्याल है कि निकलती हैं तो हम ओके। ओह नाइस। भाभी को लॉक किया हुआ था। व्हाट हैपेंड? ये अली, ये तो आप यहाँ तो कोई भाभी नहीं नजर आ रही, बट बहुत से भाभी नजर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? What is happening? What's happening, Ali? Basically, what we're trying to say, अभी ये पूरा स्टंट करने का एक मकसद था। जैसे आप देख सकते हैं भाभी नहीं है, ये बहुत सारा सामान है और ये वो वाला सामान है जो शादी के जहेज में आता है। बिल्कुल, और वो पैकिंग और नजर भी आ रहा है, ज्वेलरी भी है और बहुत सी कुछ किचन। सारे इनिशिएटिव जो हमने किया है, इसका मकसद ये था लोगों को बताने का और अवेयरनेस क्रिएट करने का कि जब आप शादी करते हैं पाकिस्तान में, आप सिर्फ औरत के साथ शादी नहीं करते, बल्कि आप उनके जहेज के साथ शादी करते हैं। तो इट्स वेरी मटीरियलिस्टिक एक्ट। So this is just to raise awareness about Jahez and the vices of Jahez and how. And this is a great initiative, I guess. Humdi, we were all shocked. We were not expecting. We are in a state of shock. हुआ क्या है? देखिए अली, इतना एहसास, दैट इज अमेजिंग बिकॉज दिस इज ट्रू कि वाकई नाप तोल की शादियां होती हैं, नॉट टू द पर्सन इटसेल्फ, कि लेकिन आपको क्या उस शादी में से फायदा क्या हो रहा है। इट कुड बी थिंग्स, इट कुड बी इन्फ्लुएंस, इट कुड बी एनीथिंग। दैट इज द रॉन्ग वे टू गेट मैरिड। इट कुड बी इनहेरिटेंस और जायदाद और कुछ भी हो सकता है कि आप हसब और नसब देख के शादियां कर रहे हैं। आप शायद इंसान कैसा है ये सब कुछ बहुत पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। और फिर फोर्स्ड डाउरी की जहां बात आती है, वो तो इससे भी ज्यादा खराब सूरत हाल है कि
माँ बाप दे नहीं सकते, देना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा सामान है जो लोगों को देने पर एक्चुअली मजबूर किया जाता है। बिल्कुल अब्दुल्ला, और हमारे असल में माशरे में इन चीज़ों पे बातें नहीं होती क्योंकि इतनी एक एक्सेप्टेबल चीज़ बन गई है हमारे माशरे में। हम लोग इसके बारे में बातें नहीं करते और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि इसमें अच्छाई है या बुराई है। बुराइयाँ ज़्यादा हैं, अच्छाई तो लोगों को नज़र आती ही है क्योंकि एक कल्चरल एक सिग्निफिकेंस बन गया है, तो वो कल्चरली इतना एक्सेप्टेबल हो गया है कि हम लोग उसको देखते ही नहीं है कि इसमें बुरा क्या है, इसकी वजह से क्या क्या मैरिजेस को क्या इफेक्ट होता है, हस्बैंड वाइफ एज अ कपल उनको क्या इफेक्ट। और ना सिर्फ शादी से पहले ये डिमांड्स रखी जाती हैं, फिर अगर शादी से पहले डिमांड्स आप मान लें, एक्सेप्ट कर लें, तो वो सिलसिला शादी के बाद भी बरसा बरस चलता है। शादी से पहले तो हुमा कुछ ले दे के इंसान मुकम्मल कर देता है फरमाइशें, लेकिन उसके बाद भी होता है कि अब हमारे लड़के को बाहर भेज दें, अब इसने दुबई में नौकरी करनी है, इसको वीजा टिकट दिला दें, अब इसने सऊदी अरब जाना है, इसकी नौकरी का कोई इंतजाम करा दें, अब इसे मोटरसाइकिल ले दें। तो ये सिलसिला जो शादी से पहले से शुरू होता है पोस्ट डाउरी की शक्ल में, वो कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी वो एक गले का फंदा बन जाता है। लेकिन इन अ नटशेल आपको जल्दी से बता दें कि अली रहमान खान जो है वो शादी नहीं कर रहे, तो लिहाजा Take a deep breath. Take a deep breath. We still very much single and available. लेकिन बड़ा ज़बरदस्त वैसे ये काम कर रहे हैं। तो ये UN Women के ताउन से एक ऐसे समाजी मसले पर आगाही फैलाना चाहते हैं जिसका सामना माशरे के तमाम तबकात, कोई लेवल पे भी आप हो, एलीट हो, गरीब हो, whatever you are, उनको ये फेस करना पड़ता है। तो इस पे हमने ज़रा मजीद बात भी करनी है। और आज हम इसी समाजी मसले पर तफसीली बात करेंगे। अली रहमान खान जिनकी शादी अब नहीं हो रही है, वो तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ और भी मेहमान हैं। यूएन वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं समन एहसन साहिबा, हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनकी मदद से ये इनिशिएटिव लिया है अली रहमान खान के जरिए लोगों में आगाही फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जहेज कितनी बड़ी लानत है। कहते तो हम सब हैं, लेकिन अमल कितने लोग करते हैं, उनकी परसेंटेज रेशो बहुत कम है। फिर समन जाफरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, एक्स पार्लियामेंटेरियन है, इसकी कानून साजी भी हुई है, कानून मौजूद भी है, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना होता है, अगर कोई फोर्स डाउरी की बात करता है तो कितने केसेस दर्ज होते हैं, इन सारे हकाइक पर भी रोशनी डालेंगे। चलिए समन एहसान आप ही से बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यूएन वुमेन का ये इनिशिएटिव है, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है और एक नेगेटिव चीज़ से आप एक पॉजिटिव बात बताना चाह रहे हैं। मतलब अली ने बताया है कि वो किस लड़की से करने जा रहे हैं, बट बाकी अगर देखा जाए लड़की इज़ नॉट अ लड़की, शी इज़ अ कमोडिटी इन पाकिस्तान। तो वो फ्रिज है, वो रेफ्रिजरेटर, वो फ्रीजर है, वो मोटर बाइक है, गाड़ी है, सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, मतलब वो एक लड़की के नाम पे लड़कों को इस तरह आजकल, आई एम सॉरी टू से दिस, लेके ग्रूम किया जा रहा है, उनको पढ़ाई लिखाई के खर्चा, इन्वेस्टमेंट ऑन द बॉय, ताकि आपको लड़की ऐसी मिले जो बाकी चीज़ें आपके लिए लेके आए। इज इट अ वेरी बिग थिंग? मतलब इतना बड़ा मसला ये पाकिस्तान में बन चुका है कि आपको मतलब ये मुहिम करनी पड़ी कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप अली के साथ और हमारे साथ मिलकर जहेज़ के बारे में आगाही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएन वुमेन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का वो इदारा है जिसके मकासद में शामिल है औरतों और मर्दों को बराबरी का सलूक दिया जाए, औरतों को बाइख्तियार बनाना और औरतों और लड़कियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को ख़त्म करना। तो जहेज़ जो है एक्चुअली वो एक तशद्दुद की किस्म है जो औरतों और उनके ख़ानदान पे की जाती है। तो सबसे पहले तो वालिदैन पे प्रेशर होता है कि जब बेटी की शादी हो रही होती है तो उन पे हर तरफ से दबाव पड़ता है कि वो उसको काफ़ी सारा सामान दें, और कभी कभी तो ये बज़ाहिर मतलब मुतालबा किया जाता है लड़के के ख़ानदान से कि हमें ये सामान चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि ढके छुपे अल्फाज में मुतालबात, बस आपने अपनी बच्ची को जो देना है दे दें, हमारी कोई डिमांड नहीं है, आपकी अपनी खुशी से वो ओपनिंग दी हुई है, इतना प्रेशर आ जाता है, आई एम श्योर। और इसमें हमारा माशरा भी एक किरदार अदा करता है, क्योंकि वालिदैन को ये भी होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे अगर हमने कुछ नहीं दिया। तो इस दबाव के तहत वो अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा सामान देना चाहते हैं, और उनका ख्याल होता है कि जहेज़ देने की वजह से उनको बेहतर रिश्ते मिलेंगे, और दूसरा ये है कि जहेज़ अगर देंगे तो उनकी बेटी अपने नए घर में खुश रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सामान खुशी की गारंटी नहीं। बिल्कुल, समन जाफरी को भी इस कॉन्वर्सेशन में लाते हैं कि हमने बड़ा एविडेंट हो, पढ़े लिखे लोग, या फिर आपको इतना पढ़ा लिखा होना की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है आंखों के सामने कि कोई इतना डिमांड कर रहा है, तो क्यों प्रेशर में आ जाते हैं वालिदैन कि अपनी बेटी देनी भी उधर ही है जहाँ से आपको पता है कि ये प्रेशर भी आ रहा है जो कि आपको नहीं अच्छा लग रहा। तो ये लोगों की साइकी को क्या हो गया है? व्हाई डू वी पुश आवर गर्ल्स टू दैट लेवल? हमारे जैसे समन ने अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, वी थिंक दैट डाउरी जो है वो एक सक्सेसफुल मैरिज की गारंटी है,
ये एक प्रेवलेंट चीज़ हो गई। जैसे भी आप लोगों ने एक गलत और आम चीज़ होती है ना कि जैसे अल्फाज में भी होता है कि हम गलत बोलना शुरू कर देते हैं, इसी तरह जैसे अभी अली ने भी ये पॉइंट उठाया कि बेसिकली इसको इतना ये इंट्रेंच्ड है हमारे यहाँ, इस चीज़ को इतना वो समझा जाता है कि अब इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता। मतलब अगर कोई मना भी कर रहा है कि जी मैं अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दूंगी, तो उसकी फुप्पी, उसकी चच्ची, उसके मामू, मतलब यू नो द एक्सटेंडेड फैमिली, बिकॉज़ वी हैव दैट आस्किंग एग्जैक्टली। और वो जो जहन में एक हमने चीज़ है, जो एक गलत हमारा कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी तरीके से प्रॉबेबली शादी को एक लंबा दौरानिया के लिए या सक्सेसफुल, वो पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। दैट इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस एंड वी नीड टू चेंज एज वेल। अली, व्हाट मोटिवेटेड यू? आप अदाकार हैं, आप अदाकारी कर रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। इस तरह की सोशल कॉज के साथ जब कोई भी एक्टर या आप जुड़े हैं, तो उसके पीछे क्या अज़ाइम है? अब प्लान क्या है? इस मुहिम को कितना आगे लेके जाना है? यू नो, सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट कर देना कि अली की शादी हो रही है, वो भी एक धचका लगता है ना कि हो क्या रहा है एकदम से। सो टेल अस अबाउट योर प्लान्स। बेसिकली आई वाज दे गॉट इन टच विद मी यू नो टू डू सच a thing. I actually it started all from अभी बहुत recently फाद मुस्तफ़ा की एक फिल्म भी आई थी, लोड वेडिंग, जिसपे डाउरी पे उन्होंने जहेज पे बड़ा ही टच किया था। ये पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक पूरा सेकंड हाफ वाज बेस्ड ऑन इट, जिसमें पूरा दिखाया है कि किस तरह एक फैमिली को अफेक्ट करता है जब लड़के के खानदान वाले जहेज डिमांड नहीं करते, मगर बड़े बड़े साफ वर्ड्स में जो है ना इंसिनुएट करते हैं कि हमें ये चाहिए, मगर उसमें ही इतना कुछ मांग लेते हैं। वो प्रेशर जो क्रिएट होता है लड़की की फैमिली पे और स्पेशली लड़की पे, क्योंकि वो तो चाहती है कि उसका वो जिस खानदान में जाए वहाँ सुख हो, दुख हो, उसकी इज्जत हो, उसका एक मतलब कि स्टेटस हो, मगर इफ हर स्टेटस इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ डाउरी दैट शी इज ब्रिंगिंग इन, तो वो एक प्रेशर जो क्रिएट होता है उस खानदान पे, तो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। अली, वैसे आपने अपनी आंखों से, ऑब्वियसली यू हैव अ सोशल सर्कल, आपने देखा भी है कि ये प्रेशर लोग गाड़ियां दे रहे हैं, बंगले दे रहे हैं, देखा होगा हम सब। देखिए यूजुअली लोग कहते हैं कि ये हम गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में इतना प्रेवलेंट हो गया ना कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ गिफ्ट एंड वो लाइन जो है वो खत्म होती जा रही है जो है ना। मजहबी पहलू पे भी हम बात करेंगे, मजहब इस पर क्या कहता है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से ही मौजूद हैं जामिया बनूरिया के मोहतमिम आला जनाब मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया। मुफ्ती साहब, हमारे माशरे में जहेज बहरहाल एक लानत तो हम कहते ही हैं, लेकिन हकीकत भी है। अब अमीर हो या गरीब, जहेज दिया और लिया जाता है। मजहब इस हवाले से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊला। निकाहों में सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे ज़्यादा कम खर्च हो। तो हमारे माशरे के अंदर जहेज़ के माना आते हैं बंदोबस्त की अरबी ज़बान में। हमारे माशरे के अंदर ये जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, और ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। शरीयत के एतबार से, अखलाकी एतबार से, कानूनी एतबार से, हर एतबार से ये जहेज़ जो है एक नाजायज़ चीज़, शरीयत में इसकी कोई इजाज़त नहीं है देने की। बाकी ये दलील जो पेश की जाती है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने हज़रत फ़ातिमा को दिया, वो जहेज़ नहीं था, बल्कि आपने सरपरस्त होने की हैसियत से एक मशकीज़ा, एक चादर और एक बिस्तर जो है वो दिया था आपने, ताकि ये कि वो अपने रिहाइश का अंदर इस्तेमाल कर लें। बाकी 3 बेटियां हैं, उनकी भी निकाह हुए, रुक़ैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फातिमा, तीनों का निकाह हुआ। उसमें आपने कोई जहेज़ नहीं दिया और न ही कुछ वो दिया। तो इसलिए जहेज़ का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। बाकी एक आदमी अगर अपनी खुशी में अपनी बेटी को कोई चीज़ देता है बखुशी, तो जाहिर बात है कि खुशी के तौर पर देता है, तो वो देना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लड़के वालों का मुतालबा करना, लिस्ट बना कर देना कि ये चीज़ें दी जाएं, ये शरअन हराम, आपने बड़े ये नाजायज़ और हराम है लड़के वालों का। बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि खुशी से कुछ दो तो कुछ और बात है, लेकिन अगर कुछ मांगो तो वो कुछ और बात है। इतने वाज़े अहकामात के बावजूद माशरा क्यों इस लानत से जान नहीं छुड़ा रहा? मुफ्ती साहब, आप ही से पूछ रहे हैं कि इस हवाले से उल्मा जो हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, जहेज़ के मुताल्लिक़ हमारे माशरा और उलमा सबका कसूर है। उलमा को चाहिए कि वो अपने मिंबर और महराब के ज़रिए, मीडिया भी एक बड़ी ताकत है कि इस जहेज़ की नफ़ी की जाए, जो कि शरीयत भी कहती है कि जायज़ नहीं है,
जब उलमा और मिंबर और महराब से इस आवाज़ को नहीं उठाएंगे, मुआशरे के अंदर ये कल्चर बढ़ता जाएगा, तो ये बहुत ही नुकसानदेह बात है। बाकी अगर कोई अपनी खुशी से कुछ थोड़ा बहुत दे देता है, वो भी उसकी मर्ज़ी है, और कोशिश ये की जाए कि लड़के वाले जो हैं पहले से ही कह दें कि हमें तुम्हारी बच्ची का नहीं चाहिए, बल्कि हालत ये है कि बाद में सांसें ताना देती हैं कि तुम लेकर के आई हो अपनी माँ के यहाँ से, तरह की ताने देना ये शरअन नाजायज़। लास्टली बताइएगा मुख्तसरन, क्या कानून पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है? और राइट, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। थैंक यू सो मच। हमें बता रहे थे, अपनी राय दे रहे थे मोहतमिम आला जामिया बनूरिया कराची जनाब मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब। I'd like to come to someone once again जल्दी से हम, क्योंकि ऑब्वियसली एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें पता चल गया और बड़ा क्लियर कट वाज़ेह है कि ये जहेज़ वगैरह देयर इज़ नो स्पेस फॉर इट एंड यू कैन नॉट डिमांड इट। उसके बाद अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाएँ, पाकिस्तान डाउरी एंड मैरिज गिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन बिल 2008 पे अगर आ जाए, मतलब मजहब हो जाए, आप लॉ बना दे, फिर भी हम नहीं रुक रहे, तो और क्या तरीका हो सकता है? ऑब्वियसली यूएन विमेन के साथ आप हैं मुंसलिक, तो कुछ तो आप लोगों ने सोचा होगा कि हाउ कैन वी कर्ब इट, माइंडसेट कैसे बदला जाए? आपसे स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे इस कैंपेन का यही मकसद है कि लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाए, और हम जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जहेज़ खोरी। और हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह रिश्वत खोरी या मुफ्त खोरी को बुरा समझा जाता है और कोई भी नहीं पसंद करेगा कि उसे कहा जाए कि तुम रिश्वत खोर हो, तो उस तरह जहेज़ खोरी भी एक बुरा लफ्ज़ कि यहाँ पे एक लफ्ज़ बाकायदा कॉइन किया गया है इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और इस लानत को दबाने के लिए, जहेज़ खोरी का, जो शायद इससे पहले हमने नहीं सुना था। जहेज़ कितना बुरा है कि इस रिश्वत खोरी, हराम खोरी के ज़ुमरे में, जिस तरह ये बुरे अल्फाज है ना, बुरे ज़ुमरे में आते हैं, नेगेटिव्स में आते हैं, स्टिग्मा अटैच करने की कोशिश की जा रही है। और इसको जरा ऑब्वियसली आगाही बढ़ानी है, अवेयरनेस आपने लोगों को देनी है। तो इन्होंने जब ये आए हैं सारी टीम इन लोग की, यूएन विमेन की, तो इन्होंने मुझे एक वो मेहंदी का वो जो ठप्पा नहीं होता, एक ज़माने में ठप्पे भी लगते थे, तो वो भी लगाया है, और जहेज़ खोरी बंद करो। तो ये पूरा देखें, मेहंदी भी मैंने लगाई है, मतलब दिस इज जस्ट इट शुड बी द न्यू ट्रेंड, रेट्रिक, ये लोगों के दिमाग में भी डालने के लिए। अब जिस शादी में जाएं तो ये ठप्पे लगा के जाएं, जहेज़ खोरी बंद करो, नहीं मिल रहे ठप्पे तो आप मेहंदी से लिख लें, नहीं तो आप अपने हाथ से मेहंदी से लिख सकते हैं, मेहंदी से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है जो मेहंदी का भी शुरू करना चाहिए। एग्जैक्टली, कहने का मतलब है अगर लिखे जाए, आई थिंक शुड बी रिटन, जहेज़ खोरी बंद करो, समझ नहीं लगाया। असल में मुआशरे में एक डबल स्टैंडर्ड जो एग्जिस्ट करता है ना, जो चीज़ हमारे मुआशरे में कभी कभार इतना बड़ा इशू बन जाती है और हम कहते हैं हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे रिलीजन के खिलाफ है, हालांकि उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर जो चीज़ रिलीजन के खिलाफ है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम जो है ना उसको हम फोरफ्रंट पे नहीं लाते, उसके अगेंस्ट हम मुहिम नहीं करते। तो इन चीज़ों को अब फॉर इंस्टेंस हमें फोरफ्रंट पे लाना पड़ेगा, जहेज़ खोरी का जो नाम है इसको एक स्टिग्मा बनाना पड़ेगा हमें मर्दों की। अच्छा अली, मर्दों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम माओ बहनों फैमिली के किरदार की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एज ए ग्रूम लड़का जिसकी शादी होने वाली है, जाहिर है वो अपने पैरों पे खड़ा है तो उसकी शादी हो रही है, बाज़ केसेस में नहीं भी खड़े होते लड़के, अपने पैरों पे शादियां हो रही होती हैं, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कि भाई वो माँ बहनों को बताए या अपने घर वालों को समझाएं कि मैं अपने घर का सामान खुद बना लूंगा। वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो आज का नौजवान है, एज ए मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी क्या किरदार अदा किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि मर्दों की गैरत को भी साथ में जो है ना जगाने की जरूरत है, क्योंकि मसला ये ना कि मर्दों पे भी एक अनड्यू प्रेशर आ जाता है। अब फॉर इंस्टेंस जैसे जहेज़ जब औरतों के घर से आता है, जब लड़की वालों के घर से आता है, तो वो फिर इट कैन गो नेगेटिवली ऑन द ग्रूम इटसेल्फ, नॉट फॉर द फैमिली, बट ग्रूम पे भी जो है एक इफेक्ट ऐसा पड़ सकता है कि भाई मैं खुद संभाल सकता हूँ इस फैमिली को, मैं अपनी बीवी का ख्याल रख सकता हूँ, मुझे इस जहेज़ की ज़रूरत नहीं है। तो शायद वो ऑलरेडी एक मैरिज पे एक नेगेटिव टोन सेट कर देता है बिफोर कमिंग इनटू द हाउस। एक मैरिज पे जो एक प्रॉब्लम्स होती हैं या इस तरह की चीज़ें, दे कैन स्टेम फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इश्यूज। तो आई थिंक हमें भी मतलब कि मर्दों को भी स्टैंड लेना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया, उनको जो है ना अपने आप को जगाना चाहिए कि भाई हमें जहेज़ की जरूरत नहीं है, हम अपने दो पैर पे खड़े हो सकते हैं और हम अपने, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का आइडिया भी है और ये एक मुहिम भी आप चला सकते हैं कि आदमी शुड बी अगेंस्ट जहेज, और आप खुद बता दें, अपनी इज्जत का मामला बना लें कि भाई क्यों कोई लाया है मेरे घर में चीजें, मैं खुद बनाऊंगा। अगर आप इसको ओनरशिप लेंगे तो ऑब्वियसली ये चीजें खत्म भी हो सकती हैं। बिल्कुल, समन जाफरी से भी हम बात करेंगे कि इस पे पार्लियामेंट में कभी बात हुई नहीं हुई, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज साहब, उन्होंने भी इस बारे में इज़हार ख्याल किया है। वो क्या कहते हैं वो पहले सुन लीजिए, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। दहेज हमारी शादी ब्याह का एक जुज़ है, लेकिन आजकल के दौर में जहेज़ के हवाले से आइली निज़ाम में
ख़ानदानी निज़ाम में कई मसाइल का सामना है जो कि इस्लाम में हद दर्जा ममनू है। जहेज़ की इजाज़त उस हद तक है कि जहाँ पे दुल्हन के ख़ानदान की इस्तिताअत, उनकी जो माली हैसियत है, जहेज़ उसके मुताबिक हो। इससे ज़्यादा जहेज़ हासिल करना या उसका तकाज़ा करना और फिर तकाज़े के मुताबिक जहेज़ का ना होना, उस पर फिर दुल्हन की तौहीन करना, ये तमाम हवाले और इस किस्म की हरकत इस्लामी तालीमात के साथ हम आहंग नहीं हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं दी। और टाइम हमारे पास बहुत कम है। समन, इनहेरिटेंस पे कोई तवज्जो नहीं है, बस जहेज़ दिया जो बच्चियों को। सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट जो है ना मिसप्लेस्ड, एक तो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, दूसरी जो गैरत की हम बात करते हैं, भी आप लोगों ने भी बात की, अली ने बहुत अच्छा वो पॉइंट उठाया। डेफिसिट जो है वो मौजूद है, बिल्स मौजूद हैं, लेकिन वो जब तक इन्फोर्स नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट में भी वही तबका बैठा हुआ है जो यहाँ पे प्रेवलेंट है वो 2%, मगर मेंटालिटी वही है। दूसरी बात दूसरी बात है कि जहेज़ सारी क्लासेस का मसला है, किसी एक क्लास का मसला नहीं है, अमीर का भी गरीब का भी। ऑफ कोर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह की एक कैंपेन है, इस तरह की चीज़ें, इनहेरिटेंस की आपने बात की, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम उसके अंदर बात करें, उसमें आप हक दे दें, तो फिर बच्चियों को लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा एक चीज़ है जो इसको आपको, हमारे यहाँ होता है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही, किसी तरह भी हो जाए। थैंक यू लेडीज एंड थैंक यू अली फॉर कमिंग हियर। और आपको मैसेज तो बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया कि जहेज़खोरी हम दिखा दें जरा, जहेज़खोरी बंद करो, पहन लें, हाथों पे ठप्पे लगा लें। ऑलराइट, सी यू इन अ बिट। Welcome back to the immense feedback that you guys are giving us. और थैंक यू सो मच, आपको बड़ा अच्छा लगा कि ये आप तो इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, ये भी खुशी हुई कि अली रहमान की शादी नहीं हो रही, आप लोगों को इस बात का भी इत्मीनान हो गया। और फिर ऑब्वियसली टॉपिक भी बहुत अच्छा था और ये क्यों सब कुछ हुआ ये भी आपको अच्छा लगा। इस पर हम बात करते रहेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं हम इस पर। लेकिन कुछ और भी खबरें हैं, बिल्कुल कुछ और भी खबरें, लेकिन एक स्लोगन हम याद करा दें कि अब आप जहां भी देखें किसी को जहेज़ लेते या देते हुए तो नारा लगा दें ऊंचा सा, जहेज़खोरी बंद करो। अभी आगे बढ़ेंगे और कुछ दीगर मामलात का तस्करा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और नैब के दरमियान बयानात और तरदीदों की चलती कहानी में सीनियर वजीर आतिफ खान भी नैब में पेश हो गए। पेशी आखिरी थी या नहीं, इसका पता नहीं। इस केस में जिन लोगों को ठेका दिया गया उसमें आतिफ खान के रिश्तेदार भी शामिल हैं। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आतिफ खान का कहना था कि नैब की तरफ से सवालनामा दिया गया है, वो जवाब देंगे। कोई ये कह दे कि जी मैंने किसी को प्रेशराइज किया हो कि जी ये ठेका इनको दे दें तो फिर मैं कसूरवार हूँ, कोई ये कहे कि जी मैंने किसी गलत काम का उनको बोला है तो फिर मैं कसूरवार हूँ, अगर सिर्फ इस वजह से कि जी मेरे रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार तो आपके भी बहुत होंगे। अगर कोई आपका रिश्तेदार कोई काम करता है तो उसके लिए आप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो मैंने उनको ये कहा कि जी आप पहले ये डिटरमिन करें कि कोई गलत काम हुआ है कि नहीं हुआ, फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसमें मेरा क्या रोल बनता है, आया मैं कोई गलत काम का हिस्सा रहा हूँ या नहीं रहा हूँ। और आपको जल्दी से ये भी बता दें कि नैब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को मालम जब्बा में 275 एकड़ सरकारी ज़मीन को लीज पर दिए जाने के केस में तलब किया था, जिस पर वो 17 दिसंबर को पेश हुए थे। पेशी के बाद सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी ये पहली और आखिरी पेशी थी, जिस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल। इस पर नैब ने वजाहत की कि महमूद खान को क्लीन चिट नहीं दी और उन्हें दोबारा तलब किया जा सकता है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरशद मलिक साहब, आपने वक्त दिया। अरशद साहब, मालम जब्बा स्कैंडल पर हम पहले भी आपसे बात करते रहे हैं। अब तो वज़ीर आला महमूद खान और सीनियर वज़ीर आतिफ खान ने नैब के सामने और फिर मीडिया के सामने भी अपने मौक़िफ़ रख दिए हैं। आपको इनका दिफा मजबूत नज़र आ रहा है? मुझे उनका दिफा इतना मजबूत दिखाई नहीं देता। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि जब ये मालम जब्बा का मामला चल रहा था तो महमूद खान उस वक्त वज़ीर थे इसी डिपार्टमेंट के, यानी सियाहत के वज़ीर थे। तो उनका मामले से ताल्लुक़ इस बिना बनता है कि वो उस वक्त वज़ीर थे, उनकी वजारत के अंदर ये सारा मामला हुआ। जहाँ तक आतिफ साहब का ताल्लुक़ है तो आतिफ साहब चूँकि वज़ीर तालीम थे, उनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन एक जो मिनट्स सामने आए हैं एक मीटिंग के, उसके अंदर आतिफ साहब मौजूद थे और उन्होंने उस मौके पर मौजूद जो अफसरान थे
उन पर बरहमी का इजहार किया और अपनी तशवीश का इजहार किया कि ये जो प्रोसेस है ठेका देने का, इसको क्यों इसमें ताख़ीर की जा रही है। तो नैब का ये कहना है कि चूँकि आतिफ़ ख़ान और जो सैमसंग्स के मालिक हैं इस कंपनी के, जिनको ये ठेका मिला है वहाँ पे होटल बनाने का, दोनों रिश्तेदार हैं, करीबी इनका रिश्ता है, इसी बिना पर उनसे रही है, उनसे पूछगिछ हो रही है। अच्छा अरशद अज़ीज़ साहब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला ने तो कह दिया कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन नैब के मुताबिक उन्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है। नैब की कार्रवाई इस रफ्तार से चली तो कब तक मुकम्मल होती देख रहे हैं आप? जो नैब ज़राए हैं जिनसे मेरी बात हुई है, बड़े वासूख ज़राए हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्प एक अंदर की कहानी बताई कि महमूद ख़ान साहब को बुलाया गया तो उन्हें कहा गया कि एक पेपर पे आप अपना बयान लिख दें, अपना जो भी आपका मौक़िफ़ है वो आप इस पे लिख दें, इस मालम जब्बा स्कैंडल के हवाले से। तो दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने उसके ऊपर एक लफ्ज़ भी तहरीर नहीं किया, तो सादा कागज़ को छोड़ दिया और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि चूँकि मैं तो वज़ीर था लेकिन मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो नैब का ये कहना था कि अगर आप वज़ीर थे तो फिर आपका चूँकि डिपार्टमेंट आपके अंडर आता है तो आपका इसमें रोल क्यों नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं था और कुछ और मज़ीद लोग हैं जिनके बारे में आप तफ्तीश कर रहे हैं तो आप उनसे मालूम करें। यानी उनका इशारा ये था कि उस वक्त के जो लोग थे ब्यूरोक्रेसी में, सियासी शख्सियात थी, उनकी आपकी क्या मालूमात हैं? आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मालम जब्बा के जंगलात की अराजी का ये तो एक मामला है जो इस तरह से नैब देख रही है। क्या तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता हुकूमत से मुताल्लिक कुछ और भी केसेस हैं जो नैब देख रहा होगा? व्हाट्स योर इंफॉर्मेशन? जो मेगा स्कैम है हमारे जंग ग्रुप ने, जियो ने ही मंजर आम पर लाए, जिसमें बिलियन ट्री सुनामी है, उस पर भी तहकीकात हो रही हैं। हेलीकॉप्टर स्कैम है, हेलीकॉप्टर स्कैंडल जो है उसके इमरान खान उसमें हैं, उस पर भी काम हो रहा है। इसी तरह एहतसाब कमीशन के हवाले से जो इन्होंने बनाया था और 5 साल चला, उसके अंदर भर्तियाँ हुई, उन भर्तियों से एक बहुत बड़ा मामला जो है नैब के पास है, उस पर भी काम हो रहा है। थैंक यू आपका। अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और दीपिका पादुकोण शादी के बाद दोबारा से काम में मसरूफ होने वाली हैं। और काम भी ऐसा वैसा बड़ी इंटेंस किस्म की एक बायोपिक बना रही है। दीपिका शादी के फौरी बाद तेजाब गर्दी की शिकार भारतीय लड़की लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर फिल्म बनाने की तैयारियों में मसरूफ है और इस फिल्म में दीपिका लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार अदा करेंगी। विक्रांत मासे भी फिल्म के मरकजी किरदार अदा करेंगे और दीपिका इस फिल्म को खुद को प्रोड्यूस भी कर रही हैं। और हाल ही में दीपिका की इस फिल्म का नाम भी सामने आया। इस फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है छपक करके आप पे पानी नहीं गिरता, जो पानी का स्प्लैश की जो आवाज होती है बेसिकली, छपाक जो स्प्लैश की आवाज होती है, साउंड ऑफ स्प्लैश। आप किसी पे इस तरह से पानी की बाल्टी मारें या उस पे पानी हो या तेजाब हो, उसकी जो आवाज़ होती है उससे नाम अख़ज़ किया गया है। Can't wait to watch this film कि डेफिनेटली ये अच्छी होगी और हार्टफेल्ट भी होगी। एक और स्टोरी जो बड़ी डिस्टर्बिंग है वो हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार हैं दिलीप कुमार साहब, इनकी अहलिया सायरा बानो ने लैंड माफिया की धमकियों पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की दरख्वास्त कर दी है। सायरा बानो ने अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी से लैंड माफिया समीर भोजवानी के जेल से रिहा होने और धमकियों पर मुंबई में मुलाकात की दरख्वास्त की है। और आपको जल्दी से ये भी बता दें कि पिछले साल दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो ने मुंबई में लैंड माफिया के खिलाफ केस दायर किया था, जिसमें उनके बंगले के जाली कागजात बनवाए गए थे। और सायरा बानो का कहना है कि लैंड माफिया समीर भोजवानी दिलीप साहब की खराब सेहत का फ़ायदा उठा रहे हैं। जस्ट द थॉट के मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को भी ट्वीट और ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये कहना पड़ रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं और हमारी मदद की जाए। मोदी साहब को ये कह रहे हैं, तो सोचें आम लोगों का क्या हाल होता होगा। अभी आगे बढ़ेंगे और इस पे एहतजाज हम काली पट्टी कल पहन के आएंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मूड भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे मूड के साथ साथ। इलेक्शन हुए 5 माह होने को आए, उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात की तफसीलात नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को अखबारात में इश्तहारात देना पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2018 में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को 4 अगस्त तक इंतखाबी अखराजात के गोशवारे जमा कराने की हिदायत कर दी थी। 25 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत 142 अरकान असम्बली इंतखाबी अखराजात की तफसीलात दुरुस्त ना होने पर नोटिस जारी किए थे 142 को। बिल्कुल जी। और वज़ीर आज़म समेत अरकान असम्बली से 7 रोज में जवाब भी तलब किया था और एक और नोटिस 9 नवंबर को जारी किया गया
जिसमें तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा मजलिस अमल समेत 66 सियासी जमातों को इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा कराने की हिदायत भी की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया था कि अगर ये तफसीलात 18 नवंबर तक जमा ना करवाएं तो कमीशन इन सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार रखता है। और आखिरकार तंग आकर इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा ना करवाने वाले उम्मीदवारों को अखबारी इश्तिहार के जरिए वार्निंग भी दी है कि 28 दिसंबर तक तफसीलात ना दी तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन नदीम कासिम साहब हमारे साथ हैं, बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। नदीम साहब, आम इंतखाबात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों में से क्या ज़्यादा तादाद उनकी है जिन्होंने इंतखाबी अखराजात की डिटेल जमा नहीं कराई हैं, या फिर जमा कराने वाले ज़्यादा हैं? अगर देखा जाए तो कुल जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद 10,591 टोटल बनती है। तो इनमें से तकरीबन 60 जो हैं वो उन्होंने अपने इंतखाबी गोशवारे जो हैं वो मुतल्लका रिटर्निंग ऑफिसर साहबान के पास जमा करवा दिए गए हैं। और 40% के करीब ऐसे लोग हैं जो अभी अपने इंतखाबी गोशवारे जो हैं वो जमा करवा रहे हैं, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको दोबारा नोटिस जारी किया हुआ है और वो इस पीरियड में होपफुली बहुत। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि ये तफसीलात उम्मीदवारों को कब तक और कैसे जमा कराना थी, कानून क्या कहता है? जी, अगर हम कानून की बात करते हैं तो इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसकी सेक्शन 134 जो है, अगर उसको रीड करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने इंतखाबी अखराजात जो हैं, इलेक्शन एक्सपेंसेस की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन होने के 1 महीने के अंदर अंदर वो अपने अखराजात जमा करवाएंगे। तो वहाँ ये रिटर्न कैंडिडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो 7 अगस्त को हुआ था। इसका मतलब है कि 7 सितंबर तक ये गोशवारे सारे जमा हो जाने चाहिए। उसमें बेशुमार लोगों ने अपने इस पीरियड के दरमियान अपने गोशवारे जमा करवा दिए। अब जो है जो लोग रहते हैं उन प्रोसेस वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और ये बताएगा नदीम साहब, प्लास्टिक के अखराजात की तफसील ना देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि माजी में तो इलेक्शन कमीशन नोटिस देता रहा था लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं देखा हमने भी। अब जो इलेक्शन एक्सपेंसेस अपने जमा करवाएंगे उसके साथ अपनी कंडोनेशन की एप्लीकेशन और गोशवारे सबमिट ना करने की जो है वजूहात भी बयान करेंगे। और इलेक्शन कमीशन अगर उन वजूहात को मुनासिब समझता है तो वो पीरियड को कंडोन कर देंगे। जो लोग जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं इस पीरियड में भी अगर अपने गोशवारे जमा नहीं करवाते तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है इस एक्ट के तहत कि उनके खिलाफ जो है इलीगल प्रैक्टिस के ज़ुमरे में प्रोसीडिंग का आगाज़ कर सकता है। तो लिहाजा आपके इस प्रोग्राम की वसात से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए वो इस जो नोटिस इशू हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से उससे फ़ायदा और अपने गोशवारे स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर जमा करवाएं। अदरवाइज़ इन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमसे बात करते तर्जुमान इलेक्शन कमीशन नदीम कासिम साहब। जल्दी से, टाइम कम है और कुछ और भी बताना आपको यह है कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 जो मैंने नहीं देखी 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। आपने देखी? सॉरी, मुझे गला खराब हो रहा है। अच्छा, और उस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए फिल्मसाजों ने उसी वक्त एक्चुअली बागी 3 बनाने का भी ऐलान किया था। अब इसके सीक्वल के रिलीज की तारीख दे दी गई है और ये रिलीज होगी अगले साल 6 मार्च। नहीं, अगले साल नहीं, 2020 उससे भी अगले साल। हाँ, तो हम He will return. All right. 6/3/2020 में तो कोई गेम्स भी होनी है कहीं, 2020 गेम्स। फीफा तो नहीं होना वर्ल्ड कप, और कतर में भी कोई गेम्स होनी है। फीफा 2020 में होना है। मुझे क्यों दिमाग में 2020 आ रहा है? में होना है 2022 में होना है या कतर या 2022 में होना है फीफा वर्ल्ड कप। ओह, दैट द वेरी बिग एक्सपो थिंग जो दुबई में नया कुछ सीन शुरू होने वाला है 2020 में। देखें क्या चीजें आपको याद आ जाती हैं, हमको बेसिकली याद आ जाती है। गाना सुना देते हैं, चलो नहीं चलो। अच्छा जी, जल्दी से आपको जाते जाते ये भी बता दें कि पेशावर BRT मंसूबे की डेडलाइन एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है और ऐसी प्लानिंग पर पेशावर के शहरी और क्या करें, सर पकड़ कर ही बैठ सकते हैं। ये देख लें आप खुद के बासियों के सब्र का इम्तिहान कब खत्म होगा, बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा या BRT कब बनेगा और बसें कब सड़कों पर आएंगी। 6ठी मरतबा मंसूबे की तकमील की तारीख तब्दील की गई है। हालांकि सूबाई हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले ही 23 मार्च 2019 की डेडलाइन दी थी। ताखीर के बाइस न सिर्फ मंसूबे की कीमत खासी बढ़ चुकी है
बल्कि 9 बार डिजाइन भी तब्दील किया जा चुका है। हुकूमती दावा है कि मंसूबे का 70% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद तारीख पे तारीख अवाम को मुसलसल परेशान कर रही है। सदर मुमलिकत कहते हैं कि मंसूबा अब जून 2019 तक मुकम्मल होगा। जून तक प्लान कर रहे हैं, एक आध महीना अर्ली या एक आध महीना बाद में, कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो इंशाल्लाह सेल्फ सफिशिएंट होगा 27 किलोमीटर का, और फिर फीडर रूट्स तकरीबन 68 किलोमीटर्स के लिए उसको वो मामला तैयार है। ये एक कामयाब प्रोजेक्ट है जिसको मैं समझता हूँ कि जून तक ये करेंगे। प्रोग्रेस मुनासिब है, अच्छी है, कुछ जो मुश्किलात पेश आ रही हैं इनके ऊपर ये काबू करें। पीटीआई माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर मेट्रो बस मंसूबों के हवाले से तनकीद करती रही है, लेकिन 2013 से 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होने के बावजूद पेशावर का ये मंसूबा पीटीआई की शहर में कारकर्दगी की अक्कासी कर रहा है। साथ ही साथ ये भी इत्तलात हैं कि मंसूबे का तामीराती सामान आए रोज चोरी हो रहा है, जिससे कौमी खजाने को दोहरे नुकसान का सामना है। ऑलराइट, देयर यू गो। आपने खुद ही हाल देख लिया, इस पर जरा मजीद बात भी कर लेते हैं। सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर ताजर रहनुमा जाहिद शिनवारी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बीआरटी मंसूबे की तामीर अब 1.25 साल से जारी है और अभी जून तक चलेगी, अभी जून कहा जा रहा है, लेट्स सी। पेशावर के ताजर परेशान तो नहीं है इस सूरत हाल से? देखिए, बीआरटी एक अवामी मफाद का मंसूबा कंसिडर किया जाता है, लेकिन इस बीआरटी मंसूबे की वजह से हमारे कारोबारी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आए हैं। और हमारी जो मेन पेशावर की बाज़ारें हैं, जैसे जीटी रोड है, कैंट एरिया है या यूनिवर्सिटी रोड है, उसकी 80% कारोबार ख़त्म हो गए हैं और उनकी जो सेल्स है वो इससे ख़त्म हो गई है। और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये सामने आए हैं कि जो हमारे वहाँ पे बिज़नेसेस थी उसको एक्सेस तकरीबन बंद कर दिया गया है। और इस वजह से हमारे जो पेशावर की मेन जो स्टोर्स है और दुकानें हैं और उनकी जो कस्टमर्स थे जो हमारे सूबे के दूसरे शहरों से आते थे, जैसे स्वाबी से, चारसदा से, मर्दान से, कोहाट से, वो कस्टमर पेशावर आने से कतराते हैं। और हमारे जो लोकल जो गाहक था, कस्टमर था, वो भी अवॉइड करता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी कंजेशंस है, वहाँ पे इतने डस्ट है और इतने प्रॉब्लम्स हैं कि जिस वजह से अब ऑलमोस्ट वहाँ पे दुकानें बंद गई है और काफ़ी वहाँ पे स्टोर जो है वो ऑलरेडी बंद हो गए। बहुत शुक्रिया आपका। सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर ताजर रहनुमा जाहिद शिनवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। That's it for today। और आपकी खुशी के अली रहमान की अभी शादी नहीं हो रही, लेकिन हो जाना खुश जब इंशाल्लाह उनकी शादी लेकिन होगी। लेकिन ये है तो कि जहेज खोरी बंद करो। हाँ, See you tomorrow। जय